हेलो दोस्तों। आईपीओ की तरह एनएफओ की भी बाहर से आई हुई है अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं। और यहाँ पर एक और नया एनएफओ एक्सेस म्यूचुअल फंड हाउस अपना लेकर आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि जैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करके एक चांस होता है कि आपको फर्स्ट डे पे लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ एनएफओ में इन्वेस्ट करके नहीं होता है। तो अगर आप एनएफओ में लिस्टिंग गेन्स के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें कि एनएफओ में इन्वेस्ट करके कोई एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट नहीं होता है। तो दोस्तों आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्सेस मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनी में एटलीस्ट 25% पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये एक्सेस म्यूचुअल फंड के पास अभी तक कोई मल्टी कैप फंड नहीं था, तो वो उन्होंने अभी रिसेंटली ये लॉन्च अब कर रहे हैं एक्सेस मल्टी कैप फंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फंड की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कितना रिस्क जुड़ा होता है इन फंड्स के साथ, और बाकी सारी इस एनएफओ की डिटेल्स पे भी हम बात करेंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम एक्सेस मल्टी कैप फंड की बात करते हैं तो ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप के स्टॉक्स में पैसा लगाने वाला है। और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, एक वो स्कीम होती है कि जिसमें आप एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके एनएफओ पीरियड की बात करते हैं तो 26 नवंबर से इसका एनएफओ शुरू हो रहा है और 10 दिसंबर तक इसका एनएफओ पीरियड रहने वाला है। तो अगर आपको इसके एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आप इस पीरियड के बीच में इस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर इन्वेस्ट यहां पर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ये दो अलग अलग कैटेगरी को कंपेयर करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ही टाइप की कैटेगरी है। तो यहां पर मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दो अलग कैटेगरी होती है। अगर हम मल्टी कैप कैटेगरी की बात करते हैं, जो ये आपका फंड यहां पर इन्वेस्ट करने वाला है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन रहती है फंड मैनेजर के पास कि उसको मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही टाइप की कंपनीज में लगाना होता है। ये एक रिस्ट्रिक्शन रहती है। वहीं जो एक फ्लेक्सी कैप फंड होता है उसके ऊपर, वहां पर किसी भी फंड मैनेजर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। और अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो एक मल्टी कैप फंड 42% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है और 27% के आसपास पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है। वहीं एक जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप में लगाकर चलता है, नॉर्मली 64% के आसपास। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में 19 और 11% के आसपास पैसा यहां पर लगाया जाता है। तो डेफिनेटली मल्टी कैप जो फंड है उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क होता है इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप। और यहां पर इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो इन्वेस्टर्स जो पर्टिकुलरली अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की ज्यादा एलोकेशन चाहते हैं वो मल्टी कैप फंड की तरफ जाएं, और जो इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि वो फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं और फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से पैसा लगाए, वो इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेटर रहता है। तो मल्टी कैप फंड थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की होता है इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप फंड। अब दोस्तों अगर यहां पर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये फंड भी 25% मिनिमम पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाने वाला है। और जो बाकी बचा हुआ 25% तक का पैसा है वो यहां पर मैनेजर की सूझबूझ पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की, किस कैटेगरी की कंपनी में पैसा लगाए। अब दोस्तों मैं आपको एक बारी ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये जो तीनों कैटेगरी की कंपनीज हैं ये कैसे कैटेगराइज होती हैं। तो दोस्तों जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। और ये जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इंडस्ट्री को अपनी डोमिनेट करती है, बहुत सालों से टिकी होती है मार्केट में, कम वॉलेटाइल रहते हैं इनके स्टॉक्स, और इनके स्टॉक्स जो होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं मार्केट में। कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप इनका स्टॉक बेचने जाओ और उसका स्टॉक ना बिके। वहीं दोस्तों जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी कंपनी होती हैं, और टॉप की 101 कंपनी से लेकर 250 कंपनीज तक जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज कहते हैं। ये जो मैं टॉप की 100 और 101 से 250 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ये मैं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। तो जो 101 से 250 कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं, और ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। हालांकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वो कंपनीज होती हैं जिनके पास अभी ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, जैसे कि टाटा पावर, आईआरसीटीसी, इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज, ये सारी मिड कैप कंपनीज हैं। लार्ज कैप कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये लार्ज कैप कंपनीज है। यहां पर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू मिड कैप कंपनीज। यहां पर ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो और भी ज्यादा होते हैं। वहीं दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज, छोटी कंपनीज,
टॉप की 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी मार्केट में कंपनीज है वो सारी कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज मानी जाती है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनी स्टिल अभी ग्रो हो रही होती है, अभी पता नहीं होता है कि ये कंपनी कितनी ग्रो होंगी, मार्केट में टिक भी पाएंगी या बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन सब चीजों के रिलेटेड यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है। वॉलेटिलिटी इनके स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा होती है, एक दिन में 5-1% ऊपर नीचे इनका स्टॉक्स हो सकते हैं। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप इनका स्टॉक बेचने जाएं तो मार्केट में कोई बायर आपको ना मिले। तो ये 3 टाइप की कंपनीज यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होती है जिसके साथ अलग अलग टाइप के रिस्क जुड़े होते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम एक कंपनी की लाइफ साइकिल को समझते हैं तो एक स्टार्टअप जब कंपनी शुरू होती है, जब वो एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होती है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी होती है, अभी स्टेब्लिश हुई होती है, वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब वो कंपनी धीरे धीरे जब ग्रो होने लगती है, वो अपनी पोटेंशियल दिखाने लगती है तो वो एक मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है। वो अपने जब ग्रोथ फेज में आती है तो वो धीरे धीरे एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी में शिफ्ट हो जाती है। वहां पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उस कंपनी को लोग जान गए होते हैं, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मिल गया होता है लोगों को देखने के लिए, वहां पर उसकी ग्रोथ की एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मिल गया होता है और यहां पर इस कंपनी पे भरोसा कंपैरेटिवली ज्यादा होने लगता है। तो इन मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी कम हो जाता है। वहीं दोस्तों जब यही मिड कैप कंपनी और ज्यादा ग्रो हो जाती है, एक बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है, एक अच्छे ऊपर लेवल पे मैच्योर हो जाता है उसका बिजनेस और उसकी जो ग्रोथ है वो भी स्टेबल होने लगती है, वहां पर वो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी में शिफ्ट हो जाती है। और आप ये समझिए जैसे जैसे कंपनी का फेज चेंज होता है आपका इन्वेस्टमेंट करने पे रिस्क भी कम होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाते हुए चलता हूं कि अगर आपका कम रिस्क है तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें और जितना ज्यादा आपका रिस्क है उतना ही आप कम कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करते हैं यानी कि एक्सिस मल्टी कैप फंड की, तो आइए अब देख लेते हैं कि ये इन्वेस्ट कैसे करने वाला है। तो यहां पर जो ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तो ये टारगेट करने वाला है कि मार्केट के लीडर्स में ये इन्वेस्ट करें जो एक काफी अच्छा मार्केट शेयर रखता है और ताकि जो आपका फंड है उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल सके। वहीं मिड कैप में भी ये टारगेट करने वाला है कि लीडर्स हों जो स्मॉलर मार्केट है, सिंस ये एक मिड कैप कंपनीज है तो जो स्मॉल मार्केट के लीडर्स हैं ये उसमें वहां पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा और उन कंपनीज को टारगेट करने की कोशिश करेगा जिसमें इस फंड को उम्मीद होगी कि ये कंपनीज आने वाले टाइम में लार्ज कैप कंपनीज भी बन सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम स्मॉल कैप में बात करते हैं तो स्मॉल कैप में ये उन कंपनीज को टारगेट करेगा जिन कंपनीज में इस फंड को दिखेगा कि पोटेंशियल है आने वाले टाइम में मार्केट लीडर बनने पे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी ये वाला फंड अभी अपनाने वाला है आने वाले टाइम में। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मल्टी कैप फंड होता है उसमें कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर रिस्क की बात करें और रिटर्न जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात करें और अगर हम यहाँ पर जो एक्सिस के और दूसरे फंड्स हैं उनको यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क जो इक्विटी में अभी फंड चल रहे हैं उसमें एक्सिस स्मॉल कैप में रिस्क है, वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी अभी एक्सिस स्मॉल कैप ही जनरेट कर रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा रिस्क आ जाता है एक्सिस मिड कैप में क्योंकि ये सिर्फ मिड कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है और उसके बाद उम्मीद है हमें कि ये एक्सिस मल्टी कैप फंड आता है जहां पर ये रिस्क थोड़ा एक्सिस स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिस्क रहने वाला है, लेकिन रिस्क इसमें भी काफी हायर कैटेगरी पे रहेगा क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जितने भी और अलग अलग फंड जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के हैं उससे ज्यादा रिस्क ये फंड लेने वाला है। तो आप जरूर अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इस रिस्क के बारे में जरूर ध्यान में रखें कि ये एक थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड साबित होने वाला है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि एक लार्ज कैप कंपनी हमेशा लार्ज कैप ही रहेगी और एक मिड कैप कंपनी हमेशा मिड कैप ही रहेगी। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये जो कंपनीज की कैटेगराइजेशन है ये बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर हम 10 सालों की पिछले कंपनीज की बात करते हैं तो अगर हम दिसंबर 2010 से दिसंबर 2020 तक देखते हैं तो पिछले 10 सालों में 100 कंपनीज की अगर हम बात करते हैं यानी कि दिसंबर 2010 में जो 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हुआ करती थी उनमें से सिर्फ 61 कंपनीज ही आज के टाइम में लार्ज कैप कंपनीज हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे 6 कंपनीज डी लिस्ट भी हो चुकी है और 100 कंपनीज में से 12% कंपनीज यानी कि 12 कंपनीज स्मॉल कैप कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि यहां पर आपको लॉसेस देखने को मिले होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम मिड कैप स्पेस में बात करते हैं तो मिड कैप में भी आप देख सकते हैं 10 साल पहले
पहले जो 150 कंपनीज मिड कैप हुआ करती थी, उनमें से 11 कंपनी आज डीलिस्ट हो चुकी है और 73 कंपनी, लगभग 50% कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां पर आप देखेंगे जो मिड कैप स्पेस है वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है कि आप देखेंगे कि 50% कंपनी स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गई है, यानी कि रिस्क उसका कम हो गया है, यानी कि रिटर्न उसने इतनी कम दी है कि वो छोटी कंपनी बन गई है इन कंपैरिजन टू पहले जो वो एक मिड कैप कंपनी हुआ करती थी। तो यहां पर दोस्तों आपको रिस्क समझकर चलना है कि अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मिड कैप कंपनी ही रहेगी, हो सकता है ये आने वाले टाइम में स्मॉल कैप कंपनी भी बन जाए। और तीसरा रिस्क जो स्मॉल कैप कंपनीज में हम बात कर रहे थे कि जो 251 कंपनीज दिसंबर 2010 में स्मॉल कैप कंपनीज हुआ करती थी, उसमें से 33 कंपनीज आज के टाइम में डीलिस्ट हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है या एक्वायर कर ली गई है। तो ये रिस्क स्मॉल कैप कंपनीज में आपको समझ के चलना है कि एक बहुत लार्ज प्रोपोर्शन जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो डीलिस्ट भी मार्केट से हो जाती है, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल पाता है, वो लॉस मेकिंग कंपनीज बन जाती है और धीरे धीरे वो मार्केट से आउट हो जाती हैं। तो ये रिस्क आपको हमेशा समझकर चलना है अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा ही रिस्क सीधा मल्टी कैप फंड के साथ भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला है। तो अगर आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये सारे रिस्क जरूर पता होने चाहिए अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों क्विकली मैं इस फंड की और डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। तो ये चीज आपको मैं बता चुका हूं कि ये एक मल्टी कैप फंड है और ये इन्वेस्ट करेगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी की कंपनी में। अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस्टर अनुपम तिवारी इस फंड के फंड मैनेजर रहने वाले हैं। एनएफओ पीरियड हम पहले ही बात कर चुके हैं। बेंचमार्क की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। और अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो 5,000 रुपए से आप यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के बाद निकाला तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। और अगर आप 1 साल से पहले अपना 10% पैसा निकालते हैं तो उस पैसे पे भी आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 10% से ज्यादा पैसा अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको यहां पर 1% एग्जिट लोड देना होगा। और टैक्सेशन दोस्तों यहां पर आपका इक्विटी वाला ही इसमें लगने वाला है। डिटेल में अगर आपको टैक्सेशन जानना है इक्विटी फंड पे तो उस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अब दोस्तों मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं कि अभी जो मार्केट में प्रेजेंटली मल्टी कैप फंड्स चल रहे हैं उन्होंने रिटर्न कैसे दिए। जो टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स है वो मैं अभी आपको यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप किस टाइप की रिटर्न्स यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं जो प्रेजेंटली मल्टी कैप फंड चल रहे हैं उन्होंने रिटर्न कैसे दिए है, तो सबसे अच्छी रिटर्न अभी क्वांट एक्टिव के फंड ने दी है। 5 सालों में इस फंड ने 27% की रिटर्न जनरेट करके दी है। वहीं उसके बाद पीएनबी पेरिबास मल्टी कैप फंड आ जाता है और उसके बाद इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड जिन्होंने 18% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दी है। और दोस्तों आज के सिनेरियो में अगर एक मल्टी कैप फंड 18-19% की रिटर्न जनरेट कर रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर बहुत खास मुझे नहीं दिख रही है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि जो एक मल्टी कैप कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की वो ही एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है फंड मैनेजर के पास कि चाहे मार्केट कैसी भी चल रही हो, मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो, उसे एटलीस्ट 25% पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में भी लगाना ही पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में मुझे बेटर लगता है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें जहां पर एक फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से फंड में अपने चेंजेस कर सकता है। और अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर लेना है तो आप एक सेपरेट मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट भी करना है तो भी मुझे लगता है जो वेल एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल फंड्स है आप उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा हाई है और यहां पर एक नए एनएफओ में पैसा लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस एनएफओ को आप आने दीजिए, हम 6-8 महीने देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अभी तक के लिए दोस्तों आप इस फंड को अवॉइड करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।